स्टूडेंट्स, आज हम लोग सिर्फ 2 ऑर्गेनल्स पढ़ेंगे, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे, हाईली डिटेल में जाएंगे, क्योंकि मिससेलेनियस बायोलॉजी में पूरा न्यूक्लियस को आपको बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि आप फिर प्रीवियस टॉपिक सेल पे जाएंगे और फिर आप सर से बोलेंगे सर आपने पढ़ाया नहीं था। तो अभी इतनी डिटेल में पढ़ लो कि तुम लोगों को मिससेलेनियस बायोलॉजी जो इनहेरिटेंस और बायोटेक्नोलॉजी के टॉपिक्स हैं उसमें बहुत सारी आसानी हो जाए। न्यूक्लियस क्लोरोप्लास्ट भी हम थोड़ी बहुत डिटेल में ही पढ़ेंगे, क्योंकि अगर हमने नहीं पढ़ी तो फिर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स और फिर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में बहुत डिफिकल्टी होती है। तो न्यूक्लियस में पहले हम लोग 4 लेबलिंग्स पढ़ लें, लेबलिंग्स आगे भी पढ़ोगे तो अभी पढ़ लो। पहली लेबलिंग है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस ये आपको 2 सर्कल्स दिखने होंगे, क्रोमैटिन है ये, और क्रोमैटिन के ऊपर है हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस। इसकी डेफिनेशन अभी नहीं दी आपको। दूसरी है हमारे पास न्यूक्लियर एनवेलोप, ये जो पूरा सर्कल है, ये पूरा सर्कल क्या है, न्यूक्लियर एनवेलोप। तीसरी हमारे पास ये जो पोर्स हैं क्रोमैटिन और न्यूक्लियस की वॉल में जो पोर्स हैं इसको कहते हैं न्यूक्लियर पोर। लेबलिंग आ गई तो याद होनी चाहिए। अच्छा, अभी जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है इसको पहले यहाँ पे बना लेते हैं, कुछ भी बना लो रैंडम, मैंने भी रैंडम बनाया। तो ये क्या है, क्रोमैटिन है। अब क्रोमैटिन होता क्या है, किससे बना है, वो अभी सीख लो। क्रोमैटिन 2 चीजों से बना है, एक हमारे सिलेबस में और एक अभी नहीं है एएस में। पहला है हिस्टोन, दोनों के मतलब बताऊंगा, हिस्टोन, और दूसरा है डीएनए। इन दोनों को जब प्लस करें तो फिर कहते हैं क्रोमैटिन। डीएनए जो है 2 मीटर लॉन्ग होता है ईच सेल में। अगर ये एक बार टेंगल हो गया, नॉट बन गई, तो तुम निकाल कर नहीं खोल सकते, सही है। तो ये 2 मीटर्स लॉन्ग है। अगर ये मैसी हो गया, अगर ये गंदा हो गया, अगर ये खुल गया, तो ये टेंगल हो गया आपस में, तो कोई सही नहीं कर सकता। तो इसकी वजह से होते हैं हिस्टोन्स। 2 मीटर की ये तार है, इसके लिए ये सर्कल टाइप हिस्टोन्स होते हैं, जिसके इर्द गिर्द ये डीएनए बन जाता है। और ये जो बनता है ना, जब ये बन जाता है, हिस्टोन प्रोटीन्स, ये प्रोटीन्स के बने होते हैं। जब ये इनके इर्द गिर्द बन जाता है तो ये टेंगल नहीं होता, ये सर्कुलर वे में बन जाता है। हिस्टोन्स का नहीं पता होना चाहिए, बस डीएनए समझाने के लिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बता रहा हूं। तो ये इसके आपस में इसके इर्द गिर्द बन जाता है, जिसकी वजह से डीएनए भी सिक्योर हो जाता है, इसके अंदर की जीन्स, इसके अंदर की क्रोमोसोम्स सब सिक्योर रहती है। ये 2 मीटर्स लॉन्ग होता है। अच्छा, तो अब इनका मिक्सचर क्या कहलाता है, ये जो पूरा बन गया, ये बना, सही है, ये बना ऐसा, ये है क्रोमैटिन। अब क्रोमैटिन क्यों कहते हैं भाई, क्या पर्पस है क्रोमैटिन? क्रोमैटिन वो है जो बताती है इस डीएनए में से कौन सी जीन काम करेगी। इस डीएनए में बहुत सारी जीन्स हैं, बहुत सारी एलील्स हैं के अंदर, वो एक ब्लैक कलर वाली है, एक व्हाइट कलर वाली है, कौन सी जीन लाएगी, तो वो कौन कंट्रोल करता है, क्रोमैटिन। बस यही इकलौता सिर्फ एक पर्पस है, वो याद कर लो। जेनेटिक इंफॉर्मेशन कंट्रोल करता है और सेल्यूलर एक्टिविटीज कंट्रोल करता है क्रोमैटिन, जो है न्यूक्लियस के अंदर। क्रोमैटिन क्यों कहलाता है, क्योंकि ये 2 चीजों के मिक्सचर से बनता है, हिस्टोन प्रोटीन्स एंड डीएनए। ये डीएनए को हिस्टोन्स के इर्द क्यों बांधते हैं, वरना अगर आप नहीं बांधा तो आपस में टेंगल हो जाएंगे और फिर जान सकते हो क्या मर सकते हो। अच्छा भाई, क्रोमैटिन। अब क्रोमैटिन की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। न्यूक्लियस कंटेन कॉम्प्लेक्स, ये क्रोमैटिन और बोथ न्यूक्लियस की दोनों की डेफिनेशन है। कंटेन अ कॉम्प्लेक्स थ्रेड like nucleole called chromatin, which contains all genetic information and control all cellular activities। इसको अगर तुमने लिख दिया न्यूक्लियस की डेफिनेशन में लिखो, क्रोमैटिन की डेफिनेशन में लिखो, बात एक ही है, दोनों में एग्जामिनर एक्सेप्ट करेगा। तुम लोगों का बस कॉन्सेप्ट क्लियर है, तुम ये खुद से भी लिख सकते हो। कोई मैंने मुश्किल अंग्रेजी नहीं यूज की, बस साइंटिफिक टर्म्स यूज किए, जो टर्मिनोलॉजीज जो एग्जामिनर मानता है। न्यूक्लियस कंटेन अ कॉम्प्लेक्स थ्रेड लाइक न्यूक्लियोल। ये थ्रेड लाइक है ना, कैसा है, थ्रेड नहीं है तो फिर क्या है बताओ, तो भाई थ्रेड है ना, तो थ्रेड लाइक न्यूक्लियोल है।
कॉल्ड क्रोमेटिन, इसको उन्होंने बोल दिया लाइट, मुझे तो ऐसा लग रहा है न्यूक्लियोल है, तो इसको क्या नाम उन्होंने क्रोमेटिन, विच कंटेन ऑल जेनेटिक इंफॉर्मेशन। डीएनए, डीएनए के अंदर क्या है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन है ना, खाने पीने की थोड़ी ना इंफॉर्मेशन, रेसिपीज इसने रखी है, तो क्या है इसके अंदर, ऑल जेनेटिक इंफॉर्मेशन एंड कंट्रोल ऑल सेल्यूलर एक्टिविटीज। ये जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है ये क्या कर रही है, बैठे हुए ऐसी चाय पी रही है नहीं, तो क्या कंट्रोल करती है, सेल्यूलर एक्टिविटीज। और क्रोमेटिन क्या करता है, क्रोमेटिन चुनता है कि भाई कौन सी जीन काम करेगी असल में, दैट्स इट, इसके अलावा कुछ भी नहीं है क्रोमेटिन में। हिस्टोन को भूल जाओ, सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बताया था, हिस्टोन का आगे पीछे कोई भी नाम नहीं है सिलेबस में, ये इसमें पढ़ोगे आगे। अब आ जाते हैं क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट की थोड़ी डिटेल होगी। क्लोरोप्लास्ट के अंदर देखो, पहले इधर बाहर बना लेते हैं, ग्रीन मार्कर नहीं था तो उसके अंदर का पिगमेंट ग्रीन नहीं बना सकता, सही है। ये क्लोरोप्लास्ट है, लेबलिंग के लिए आ गया, पूरे सेल में ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दिख जाए क्लोरोप्लास्ट, ग्रीन कलर का कोई और शेप का भी दिख जाए, लेकिन असल ये शेप है क्लोरोप्लास्ट का, ऐसा दिख जाए ग्रीन कलर में तो वो भी क्लोरोप्लास्ट ही है, लेकिन ओरिजिनल शेप ये है। इसके अंदर जो होता है पिगमेंट होता है वाटरी फ्लूइड, उसका नाम होता है क्लोरोफिल, और जो दूसरा होता है उसका जो ये बाहर है, ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट, समझ गए। अब क्लोरोप्लास्ट का अलग पर्पस बताओगे, क्लोरोफिल का अलग से पर्पस आ सकता है। क्लोरोफिल आसान है, क्लोरोप्लास्ट का थोड़ा डिटेल में जाएगा, तो पहले डिटेल वाला कर लेते हैं, आसान वाला बात के लिए रखते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट की डेफिनेशन में हमारे पास आ जाता है, अच्छा, it is responsible to carry out the process of photosynthesis in which plant uses, मेरे साथ बोलोगे याद हो जाएगा, in which plant uses some water and sunlight to make products like glucose and ऑक्सीजन। देखो क्या पता चला था, सनलाइट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी लिख देना भूल गया। अच्छा देखो भाई, क्या इससे पता चला, अच्छा इसके अंदर ऑक्सीजन ग्लूकोज की बात है, माइटोकॉन्ड्रिया की पिछली वीडियो की बात याद करो, ग्लूकोज क्या करता है, ग्लूकोज एरोबिक ब्रेकडाउन है, एरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू ब्रेकडाउन होता है और उससे एनर्जी रिलीज होती है। चलो अब अभी बात की बात है। अच्छा, it is responsible to carry out the process of photosynthesis in which plant uses water and carbon dioxide to make products like glucose and oxygen। इसका सिर्फ एक सिंपल काम है कि इसकी रिस्पॉन्सिबल है कि क्लोरोफिल जो है वो अपना काम सही से करे, वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करे जिससे हमें सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के थ्रू हम ग्लूकोज और ऑक्सीजन बना सकें, जो पौधे का काम बचपन से 1 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, खत्म बात। अब क्लोरोफिल क्या होता है, क्लोरोफिल क्या होता है, देखो अगर व्हाट की स्टेटमेंट आती है, व्हाट इज क्लोरोफिल एक नंबर की, तो फिर ये बात लिखना, इट इज अ ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट। बस एक नंबर, एक ही बात को ज्यादा इतरा कर पूरी बात नहीं लिख देना, एक बात व्हाट की स्टेटमेंट। अगर हमारे पास आ जाता है पर्पस, व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्लोरोफिल, पर्पस क्या है 2 नंबर में या फिर 1 नंबर में, बात सेम ही रहेगी, ये बात नहीं लिखोगे फिर ये वाली बात लिखोगे, इट ट्रैप्स सन एनर्जी to convert into usable energy।
यूजेबल की जगह अगर क्या साइंटिफिक स्टेटमेंट्स आती हैं तो फिर केमिकल एनर्जी लिखोगे, खत्म। यही इतनी सी बात है। क्या बात हुई आज हमारी, क्लोरोप्लास्ट क्रोमैटिन क्या है हमारे पास, ये एक फ्रीली एक थ्रेड लाइक न्यूक्लियोल है जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। ये बना होता है हिस्टोन और हमारे पास किससे, डीएनए से। और ये साथ मिलकर क्या इंफॉर्मेशन रखता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन रखता है जो डीएनए में होती है। क्या कंट्रोल करता है, सेल्यूलर एक्टिविटीज कैसे करता है, ये बताता है कौन सी चीज एक्टिव रहेगी कौन सी चीज बंद रहेगी। समझ आया। हमारे पास आते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या करते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल है कि क्लोरोफिल अपना काम सही से करे, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस करे। क्लोरोफिल क्या करता है, ये काम करता है जो उसका काम है, सन एनर्जी को कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में। दैट्स इट, थैंक यू।